हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 टॉपिक का जो सीरीज़ है वो यहाँ पे अपन कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जैसा मैंने कहा था कि एज सुन पॉसिबल मैं पूरी जो 60 टॉपिक है वो कंप्लीट करा दूंगा, तो वो चीज़ आपका हो ही जाएगा, ठीक है, आज में ही। और कोशिश यही रहेगा कि इसके बाद में आपके जो MCQ हैं, ठीक है, वो भी मैं जल्दी से जल्दी करा दूँ। मेरा टारगेट यही है कि मैं 25 तक सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि एटलीस्ट आपके पास 7 डेज रहे, 1 वीक का जो समय है वो रहे, ताकि आप इस चीज़ों को रिवाइज कर सको। स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो, तो इसके अंतर्गत अपन जो है आपके अरिष्ट से रिलेटेड थोड़े टॉपिक को देखेंगे और सर्जरी से रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट है वो अपन देखते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक गंध, ठीक है। तो वात के लिए वात का कटु गंध है, पित्त का तीक्ष्ण गंध है, कफ का विस्त्रंस यानी कि आम गंध है, इसके अलावा रक्त का लौह गंध है, वात पित्त का लाजा गंध है, वात कफ का अलसी गंध है, पित्त कफ का तिल तेल गंध है, और सन्निपातज का मिश्रित गंध है। तो ये जो है प्राकृतिक गंध बताया गया है। तो वात का आपका कटुगंध, पित्त का तीक्ष्ण गंध, कफ का विस्त्र गंध, रक्त का लौह गंध, वात पित्तज का लाजा गंध, वात कफज का अलसी गंध, पित्त कफज का तिल तेल गंध, और सन्निपातज का मिश्रित गंध। फिर विकृत गंध के विषय में बात करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है मरोणमुख मनुष्य के व्रणों में मध्य, अगरू और घृत, चमेली, कमल, चंदन, चंपा के समान दिव्य गंध जब आता है तो वो क्या है, विकृत गंध है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर चरक अनुसार प्रकृति जो है वो 6 है। कौन सा, जाति प्रसक्त, कुल प्रसक्त, देश अनुपातनी, काल अनुपातनी, वय अनुपातनी और प्रत्यय नियत, ठीक है, सॉरी, प्रत्यात्म आत्मनियत, ठीक है। तो ये जो है आपके 6 जो है प्रकृति बताए हैं आचार्य चरक ने। फिर बात करते हैं विकृति के विषय में। तो विकृति 3 बताए हैं। कौन सा, तो लक्षण निमित्त, जिसमें क्या होता है, शरीर में पूर्व जन्मकृत कर्म के अनुसार कारण के सदृश अरिष्ट उत्पन्न होते हैं। साथ ही साथ हेतुभूतान निभवंती देवात, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया कि जिसमें पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार कारण के सदृश अरिष्ट उत्पन्न होते हैं, वो क्या है, लक्षण निमित्त। लक्ष्य निमित्त क्या है, तो यहाँ पे बोले है आस्य उपलभ्यते निमित्त यथोक्त निदानेशु, यानी कि जिसका कारण स्पष्ट होता है उसे अपन लक्ष्य निमित्त कहते हैं। फिर निमित्त अनुरूप में बताया गया है निमित्त अनुरूप तु निमित्त अर्थ अनुकारणी, यानी कि आयु का प्रमाण ज्ञान में निमित्त कारण होता है उसे अपन निमित्त अनुरूप कहते हैं। फिर प्राकृतिक वर्ण के विषय में बात करते हैं। तो 4 बताए गए हैं। कौन सा, कृष्ण, श्याव, श्याव अवदात और अवदात। तो प्राकृतिक वर्ण 4 हैं, कृष्ण, श्याव, श्याव अवदात और अवदात। विकृत वर्ण 5 हैं, नील, श्याव, ताम्र, हरित और शुक्ल। तो विकृत वर्ण याद रखना कौन से हैं, नील, श्याव, ताम्र, हरित और शुक्ल, ये आपके विकृत वर्ण हैं। फिर कुछ प्रमुख अरिष्ट के विषय में बात करते हैं। तो 6 दिन का अरिष्ट के विषय में यहाँ पे आचार्य चरक ने इंद्रिय स्थान में बताया है कि अथम्योत पाटितान केशान यो नरो नावबूधेत न अनातुरे व रोगी व सड़जा नाति वर्तते। अर्थात जो पुरुष के शरीर के बाल को खींच करके उखाड़ लेने पर किसी प्रकार की वेदना का अनुभव नहीं होता, ठीक है। तो पुरुष के शरीर के बालों को खींच करके उखाड़ लेने पर किसी प्रकार की वेदना का अनुभव नहीं करता है, वह जो है निरोग हो या रोगी 6 दिन से अधिक जीवित नहीं रहता। साथ ही साथ तेल न लगाने पर भी क्या है, तेल सा प्रतीत होने लगता है। तो ये क्या है आपका 6 दिन का अरिष्ट के विषय में बताया गया है। इसके बाद में 7 दिन के अरिष्ट के विषय में बात करते हैं। तो यहाँ पे बोला है यो अग्नि प्रकृति वर्णस्थ नील पश्यति निष्प्रभा कृष्ण व यदि व शुक्ल नीश व्रजति सप्तमी, यानी कि जो रोगी अपने स्वाभाविक वर्ण वाली अग्नि को नील वर्ण या कांतिहीन या कृष्ण अथवा श्वेत वर्ण की दिखाता है, वह 7 रात्रि के बाद मर जाता है। तो जो रोगी अपने स्वाभाविक वर्ण वाली अग्नि को नील वर्ण या कांतिहीन या कृष्ण अथवा श्वेत वर्ण का दिखाता है, वह जो है 7 दिनों के बाद में मर जाता है। ये यहाँ पे बताया गया है। फिर 15 दिन के अरिष्ट के विषय में बात करते हैं। तो 15 दिन के अरिष्ट में यहाँ पे बताया है संश्लिष्ट व्याध्यो यस्य प्रतिलोम अनुलोम
अनिलोमग व्यापन्न ग्रहणी प्राय सो अर्धमास न जीविते। अर्थात जिस रोग में एक ही साथ प्रतिलोम और अनुलोम मार्गगामी रोग यानी कि ऊर्ध्व व अधोगत रक्तपित्त, ऊर्ध्व एवं अधोगत रक्तपित्त एवं ग्रहणी विकृति हो जाए तो वह जो रोगी है वो 15 दिन भी जीवित नहीं रहता। तो ये क्या है, 15 दिन के अरिष्ट में बताया गया है। फिर 1 माह का अरिष्ट में बताया गया है कि मलमूत्र और वीर्य पानी में डालने पर डूब जाए, ठीक है, तो वो क्या है आपका 1 माह का अरिष्ट है। इसके अलावा यस्या गोमय चूर्णाभ चूर्ण मूर्धानि जायते स स्नेह भ्रंश्यते चैव मासांते तस्य जीवितम, यानी कि जिसके सिर में गोबर के चूर्ण की तरह चूर्ण उत्पन्न हो जाए और गिरता हो तो वह जो है रोगी 1 माह तक भी जीवित नहीं रहता। ये यहाँ पे बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर 6 माह के अरिष्ट में बताया गया है कि 6वीं बार ललाट पर चंद्र सम वक्र रेखाओं व धमनियों का जाल दिखाई देता है। जिस व्यक्ति की इच्छा, अभ्यास, स्मरण शक्ति, त्याग, बुद्धि और बल ये सब अकारण ही नष्ट हो जाए, ललाट में धमनियों का अव्यक्त सुंदर जाल शोभायमान हो जाए। इसके अलावा ललाट चंद्रमा के समान अवेग वक्र यानी कि टेढ़ी रेखाओं से भरा हुआ दिखलाई देता है, उसका अंत 6 माह में हो जाता है। तो ये क्या है आपका 6 माह का अरिष्ट के विषय में बताया गया है। फिर बात करते हैं 1 वर्ष के अरिष्ट के विषय में। तो 1 वर्ष के अरिष्ट में बताया गया है कि पुष्पित, आग्नेय, तारे, बलि यानी कि पुष्पित व्यक्ति 1 वर्ष के भीतर मर जाता है, ठीक है। इसके अलावा जिस व्यक्ति में सभी आग्नेय यानी कि जठराग्नि, कांति, प्रभा ये सब नष्ट हो गई है, ठीक है, पित्त वगैरह, तो वो क्या है आपके 1 वर्ष में मर जाते हैं। जो व्यक्ति सप्तऋषि तारे के निकट स्थित अरुंधति तारे को नहीं देख पाता है, ठीक है, तो वो 1 वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाती है। और जिस व्यक्ति के हाथ से दी हुई बलि खाने वाले जीव जो है वो नहीं खाते हैं, ठीक है, तो वो जो व्यक्ति है वो 1 वर्ष के अरिष्ट के अंतर्गत आता है। तो ये आपको याद रखना है। फिर सुश्रुत अनुसार प्रतिसाय के लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका वातिक प्रतिसाय, पैतिक प्रतिसाय, कपच प्रतिसाय और सन्निपातज व रक्तज प्रतिसाय बताया गया। तो वातिक प्रतिसाय के अंतर्गत बताया गया है कि नासावरोध, शंख प्रदेश में निस्तोध, स्वरोपघात, ठीक है, गल तालु ओष्ठ का शोष, नासा तनु स्त्राव प्रवर्तनी, ठीक है, ये वातिक प्रतिशय के लक्षण है। फिर पैतिक प्रतिशय में क्या बताया गया है, तो नासा में धूम्रयुक्त आग निकलने से प्रतीत होना, ठीक है, तो ये क्या है पैतिक प्रतिशय का लक्षण है। साथ ही साथ क्रीसो अति पांडुत्व संतापो भवेत, ठीक है, तो ये जो है क्रीसो अति पांडु संतापो भवेत ये जो है किसका पैतिक प्रतिशय का लक्षण है। फिर नासा अग्रपाको यानी कि नासा के अग्रभाग में पाक होता रहता है, तो वो क्या आपका नासा अग्रपाक कहलाता है। ये आपका किसने बताया है, वांगभट्ट ने बताया है, ठीक है, मतलब सॉरी वांगभट्ट ने बताया है, ठीक है। नासा अग्रपाको यानी कि नासा के अग्रभाग में पाक होता है, ये वांगभट्ट ने बताया है। ये चीज ध्यान रखना प्रतिशय के अंतर्गत ही। कफज प्रतिशय के विषय में बात करते हैं तो कफज प्रतिशय के क्या लक्षण है, तो सून अक्ष, शरीर का वर्ण श्वेत हो जाना, शीत स्त्रवते मुंह, इसके अलावा नयन कंडू, ये जो है आपका क्या है कपच प्रतिशय का लक्षण है। साथ ही साथ सिरो गल तालु ओष्ठ में कंडू, तो सिर गल तालु ओष्ठ और कंडू ये कपच प्रतिशय का लक्षण है। फिर सन्निपातिश प्रतिशय के विषय में बात करते हैं तो भूत्वा भूत्वा प्रतिशय यो अकास्मित्व निवृत्ते, यानी कि भूत्वा भूत्वा प्रतिशय यो अकास्मित निवृत्ते, पीनस के समस्त जो लक्षण है वो आपका सन्निपातिक प्रतिशय में देखने को मिलेगा। प्रतिशय जो है वो बार बार होकर के अचानक स्वयं शांत होकर पक्व व अपक्व रहता है, ठीक है। रक्तज प्रतिशय के विषय में बात करें तो बोले है कृमिजन्य सिरो रोग के लक्षण, इसके अलावा उरोघात के लक्षण, नासा से रक्त स्त्राव, नेत्र ताम्रवर्ण का यानी कि ताम्र अक्ष, श्वास में मुंह से दुर्गंध, ठीक है, यानी कि दुर्गंधोच्छ्वास वदनस्य तथा इसके अलावा गंध अन्न वेतिचा, ठीक है, तो ये क्या है आपके रक्तज प्रतिशय के लक्षण है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। फिर ग्रंथि, अपची, अर्बुद व गलगंड का जो निदान है उसके विषय में बात करते हैं तो ग्रंथि के जो है यहाँ पे 5 बताए गए हैं। संख्या कौन से हैं, तो वो सबसे पहले तो वातोदय, मासिक, अश्रिक, च दुष्ट, संदुष्य, मेदस्य, कफानुवृधम, वृतन्नो, विग्रंथि तु शोप कुर्वन्ते, ग्रंथि रीति प्रतिष्ठा, ठीक है। दुष्य कौन से हैं, तो आपका मांस, रक्त, कफ,
मेद धातु, ठीक है, तो ये आपके दुष्य हैं। तो मांस, रक्त, कफ और मेद धातु ये ग्रंथि के दुष्य हैं। इसको आप याद कर सकते हो एम आर की मेद ग्रंथि। एम आर की मेद ग्रंथि से आपका एम से आपका मांस रहेगा, आर से आपका रक्त रहेगा, ठीक है, क से आपका कफ रहेगा और मेद से आपका मेद धातु रहेगा, ठीक है। ग्रंथि के 5 भेद कौन से हैं? तो वातज, पित्तज, ठीक है, कफज, मेदज और सीरज, ये 5 भेद हैं। सुश्रुत ने 6वां भेद बताया है, कौन सा? मांस ग्रंथि। तो ये आपको याद रखना है। फिर वांगभट्ट ने 9 बताए हैं। चरकोक्त 6 के अलावा कौन से हैं? तो आपका रक्त ग्रंथि, अस्थि ग्रंथि और व्रण ग्रंथि, ये यहाँ पे बताए गए हैं। अब ग्रंथि में कौन से लक्षण है? जैसे कि वातिक ग्रंथि। तो वातिक ग्रंथि का क्या लक्षण है? तो कृष्ण वर्ण का होता है, ठीक है। मृदु वस्ती सम बताया गया, यानी कि वस्ती के समान तनी हुई व स्वच्छ स्त्राव होता है। तो वातज ग्रंथि क्या है? कृष्ण वर्ण का होता है, मृदु वस्ती सम यानी कि वस्ती के समान तनी हुई व स्वच्छ स्त्राव होते हैं। फिर आता है आपका पित्तज ग्रंथि। तो पित्तज ग्रंथि जो है वो रक्त पित्त वर्ण का पाक वाली, फूटने वाली उष्ण स्त्राव होता है, ठीक है। तो पित्तज ग्रंथि रक्त पित्त वर्ण का पाक वाली, फूटने वाली व उष्ण स्त्राव होता है। तो ये चीज यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर इसके बाद में बात करते हैं कफज ग्रंथि। तो कफज ग्रंथि में क्या बोला गया है? तो कफज ग्रंथि में यहाँ पे आपका बोला गया है कि प्राकृतिक वर्ण का होता है। इसके अलावा पाषाण व उत्साह हननो हन्नोपनः, यानी कि पाषाण के समान कठोर व कंडुकारी श्वेत व घन स्त्राव जो है वो कफज ग्रंथि में देखने को मिलते हैं। फिर मेदज ग्रंथि है। तो मेदज ग्रंथि में बोला है कि शरीर वृद्धि, क्षय वृद्धि, हानि, यानी कि शरीर की क्षय वृद्धि अनुसार घटती और बढ़ती रहती है। इसके बाद में स्निग्ध महान अल्प रुजो अति कंडु, यानी कि स्पर्श में स्निग्ध, आकार में बड़ी व अधिक कंडुकारी होती है, ये बताया गया है। फिर पिण्याक सर्पी प्रतिमम तु मेदा, यानी कि तिल की खली एवं घृत के समान स्त्राव इसमें हो आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं सीरज ग्रंथि के विषय में। तो सीरज ग्रंथि में बताया गया है कि सीरज ग्रंथि यदि पीड़ा युक्त एवं चल हो तो कृच्छ साध्य होते हैं, साथ ही साथ पीड़ा रहित, अचल, महान एवं मर्म प्रदेश में अगर होता है तो वो क्या है? असाध्य के अंतर्गत आता है। तो ये सीरज ग्रंथि में बताया गया है। फिर बात करते हैं अपची के विषय में। तो अपची का जो स्थान है वो क्या बताया गया है? तो हन्वास्थि कक्ष, इसके अलावा अक्ष कक्षास्थि, बाहुसंधिया, मन्या, गला, इन प्रदेश में संचित जो मेद है वह क्या है? कफ, मेद व कफ ग्रंथाकार होकर के अपची को उत्पन्न करते हैं। इसमें क्या है? क्षय की अधिकता से अपची उत्पन्न होता है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर ग्रंथि के आकार के विषय में बात करते हैं। तो ग्रंथि का आकार बताया गया है त्वक आम्लक अस्थि मात्रम, यानी कि आंवले के अस्थि के आकार का जो है आपका ग्रंथि होता है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है कि आंवले की अस्थि के आकार का आपका क्या है? ग्रंथि होता है। फिर इसके बाद है मत्स्य अंड जाल प्रतिमे। मत्स्य अंड जाल प्रतिमे यानी कि मछलियों के अंडों के जाल के सदृश यहाँ दिखाई देते हैं। साध्यता असाध्यता के विषय में बात करें तो वर्ष गणानुबंधी रोग है, वह कृच्छ साध्य होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अर्बुद के विषय में। तो अर्बुद के विषय में बताया गया है कि गात्र प्रदेश क्वचि देव दोषा समूर्छिता मासभि प्रदुष्या वृंत स्थिर मंद रुजा मध्यंत मन अल्पू, यहाँ पे बताया गया है मध्यंत मन अल्पूलम चीरद बद्धाय पाकम कुर्वन्ति मासोपचय तु शोभा तद अर्बुद शास्त्र विदो वदंती, यानी कि शरीर के किसी भी प्रदेश में बढ़े हुए वात आदि दोष मांस को दूषित करके वृत्त, स्थिर व मंद रुजा युक्त, महत व अल्प मूल वाले, धीरे धीरे बढ़ने वाला, अपाकी और मांस के अपचय यानी कि वृद्धि से युक्त जो शोभ है उसको अर्बुद कहते हैं। तो शरीर के किसी भी प्रदेश में बढ़ते हुए वात आदि दोष मांस को दूषित करके वृत्त, स्थिर, मंद रुजा युक्त, महत्त, अल्प मूल वाला, धीरे धीरे बढ़ने वाला, अपाकी और मांस के उपचय यानी कि वृद्धि से युक्त शोभ को अर्बुद कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अर्बुद के भेद के विषय में बात करें तो 6 भेद बताए गए हैं। कौन से वो 6 भेद हैं अर्बुद के? तो आपका वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, मांस अर्बुद, ठीक है, मेदज। ये आपके 6 भेद हैं, वातज, पित्तज, कफज, मांस अर्बुद और मेदज। इसके लक्षण ग्रंथि के समान ही होते हैं। यहाँ पे अपन बात करें रक्त अर्बुद के विषय में। तो रक्त अर्बुद में बताया गया है कि स्त्राव युक्त मांसांकुर से व्याप्त होते हैं। तो स्त्राव युक्त मांसांकुर से व्याप्त होते हैं, शीघ्र वृद्धि से
युक्त मांसपिंड जिससे निरंतर दूषित रक्त बहते हैं वह जो है रक्त अर्बुद असाध्य होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये रक्त अर्बुद के विषय में। फिर बात करते हैं अर्धे अर्बुद। तो अर्धे अर्बुद में बताया गया है कि जो पूर्व में उत्पन्न हुए अर्बुद के स्थान में या उसके सन्निकट जो दूर अर्बुद उत्पन्न होता है, ठीक है, तो सॉरी हाँ, ये जो है दूसरा जो अर्बुद उत्पन्न होता है उसे अपन अध्य अर्बुद कहते हैं। तो यानी कि जो पूर्व में उत्पन्न हुए अर्बुद के स्थान में या उसके निकट सन्निकष्ट जो दूसरा अर्बुद उत्पन्न होता है उसे अपन अध्य अर्बुद कहते हैं। इसके बाद में है आपका द्विर अर्बुद। तो द्विर अर्बुद में बोला है जो प्रारंभ में ही 2 संख्या में अर्बुद पैदा हुए हों अथवा क्रम से क्रम के बाद दूसरा अर्बुद होता है तो उसे अपन द्विर अर्बुद कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चिकित्सा के विषय में बात करें तो वातज कफज अर्बुद जो होते हैं उसमें अपन उपनाह का प्रयोग करते हैं, तो वातज कफज अर्बुद में उपनाह का प्रयोग करते हैं। मेदज अर्बुद में समूल छेदन कराते हैं तो मेदज अर्बुद में समूल छेदन कराते हैं। साध्यता के विषय में बात करें तो अध्य अर्बुद, ठीक है, इसके अलावा द्विर अर्बुद, रक्त अर्बुद, मांस अर्बुद, ये सभी के यहाँ आपके असाध्य होते हैं। फिर इसके बाद में बात कर लेते हैं गलगंड के विषय में। तो गलगंड में बताया गया है यहाँ पे कि वात और कफ गले में बढ़कर मेद तथा मन्या का आश्रय करके गले में मुष्कवत लटकने वाली सूजन उत्पन्न करते हैं, इसे अपन गलगंड कहते हैं। तो वात और कफ गले में बढ़कर मेद तथा मन्या में आश्रय करके गले में मुष्कवत लटकने वाली सूजन को उत्पन्न करते हैं, इसे अपन गलगंड कहते हैं। गलगंड के 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन से हैं? तो आपका पहला है वातजन्य, ठीक है, पित्तजन्य, वातजन्य, कफजन्य और मेदजन्य। वात जो जन्य होता है गलगंड होता है उसमें तोद युक्त कृष्णा और अरुण वर्ण का होता है। तो तोद युक्त होता है वो कृष्ण अरुण वर्ण का होता है जो वातजन्य गलगंड है वो। जबकि कफजन्य जो गलगंड होते हैं वो स्थिर त्वचा के वर्ण का होता है और मेदजन्य जो होता है वो स्निग्ध मृदु पांडु वर्ण का अलाबू के समान लटकने वाला होता है। तो ये मेदजन्य गलगंड में बताया गया है। साध्यता के विषय में बात करें तो 1 वर्ष का गलगंड जो होता है वो असाध्य हो जाता है। 1 वर्ष के बाद में जो गलगंड है वो असाध्य हो जाता है। पित्तज गलगंड नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पित्तज गलगंड जो है वो उसका टाइप बताया ही नहीं गया है। फिर ग्रंथि, अपची, अर्बुद व गलगंड चारों की चिकित्सा के विषय में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले वातज ग्रंथि में बताया गया है कि वातज ग्रंथि में क्या करना है, स्वेदन व उपनाह का प्रयोग करना है। तो वातज ग्रंथि में स्वेदन व उपनाह का प्रयोग करना है। पित्तज जो ग्रंथि है उसमें जलौका द्वारा विस्त्रावण, इसके अलावा दूध व जल से परिषेक कराना है। तो जलौका द्वारा विस्त्रावण व दूध व जल से परिषेक कराना है। कफज जो ग्रंथि है उसमें पंचकर्म, रक्त मोक्षण तथा विमलापन कराना है। इसके अलावा मेदज जो ग्रंथि होते हैं उसमें शस्त्र से भेदन करा करके मेद को निकालते हैं। तो ये जो है मेदज ग्रंथि में बताया गया है। फिर बात कर लेते हैं अपची के विषय में। तो अपची में बताया गया है वर्ष गण अनुबंधी रोग एवं मछली के अंडे के जाल के समान होता है जो अपची है। इसमें अपन सीरावेधन करते हैं, ठीक है। तो सीरावेधन में बताया गया है कि इंद्रवस्ती मर्म से 2 अंगुल नीचे इसके पश्चात अग्निकर्म करते हैं, ठीक है। मतलब इंद्रवस्ती मर्म के 2 अंगुल नीचे अपन सीरावेधन करेंगे और उसके पश्चात अग्निकर्म करेंगे। इसके अलावा मणिबंध के ऊपर 1-1 अंगुल के अंतर में 3 रेखाएं बनाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर बात करते हैं अर्बुद के विषय में। तो अर्बुद 6 प्रकार के होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, मासज और मेदज। अब इसके जो चिकित्सा है वो अपन देख लेते हैं। जैसे कि वातज में, तो वातज में आपका क्या बताया गया है, तो वातज में बताया गया है कि तैल युक्त उपनाह व नाड़ी स्वेद व श्रृंग से स्त्रावण कराना चाहिए। तो तैल युक्त उपनाह, नाड़ी स्वेद व श्रृंग से स्त्रावण कराना चाहिए। पित्तज के अंतर्गत मृदु स्वेदन, उपनाह व विरेचन कराना है। तो पित्तज के अंतर्गत मृदु स्वेदन, उपनाह व विरेचन कराना है। कफज के अंतर्गत अलाबू द्वारा रक्त मोक्षण कराना है। तो कफज के अंतर्गत अलाबू द्वारा रक्त मोक्षण कराते हैं। व मेदज के अंतर्गत समूल छेदन, दोष रह जाने पर पुनः उत्पत्ति होती है। तो मेदज में समूल छेदन व दोष रह जाने पर पुनः उसकी उत्पत्ति होती है, ये यहाँ पे बताया गया। फिर गलगंड के प्रकार के विषय में बात करते हैं। तो 3 प्रकार हमने देखा था। अब तीनों प्रकार में जो चिकित्सा है वो भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे कि वातज में क्या बताया गया है, तो वातज में वातघ्न द्रव्य पत्रों से नाड़ी स्वेद करना है। तो वातज में वातघ्न द्रव्य पत्रों से नाड़ी स्वेद करना है। कफज के विषय में बात करें तो कफज में अपन स्वेदन, उपनाह, रक्त मोक्षण व धूम्र का प्रयोग करते हैं। तो स्वेदन, उपनाह, रक्त मोक्षण व धूम का प्रयोग करते हैं किसमें, कफज में। व मेदो जो होता है उसमें छेदन,
भेदन, इसके अलावा उरु संधि की शिरा का वेधन करते हैं। तो छेदन, भेदन व उरु संधि की जो शिरा है उसका वेधन किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका 55th नंबर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। ठीक है, आगे के क्लास में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो फिर ठीक है, थैंक यू क्लास।